Good morning, student. How are you? अच्छे हो सभी? गुड गुड गुड। मेरे को पता लग रहा है सबने कहा है अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छे हैं तो। एपीएस वासनी स्कूल की तरफ से चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल एपीएस वासनी में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अमित कुमार यादव, जो कि आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आप सब परिचित हैं मेरे से, और हो सकता है 40 दिन में भूल गए हो तो चेहरा याद कीजिए, अपने दिमाग में पहचानने की कोशिश कीजिए मुझे। आया पहचान में? गुड, वेरी गुड। एपीएस वासनी स्कूल की तरफ से चलाया जा रहा है जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर हम आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जो ये वैश्विक जो महामारी है कोरोना वायरस के कारण, इसमें आप घर बैठे पढ़ाई कर सकें। और इसी क्रम में मैं आज एक और वीडियो आपके सामने, ठीक है, रख रहा हूँ। इससे पूर्व में, हालांकि ये मेरा पहला ही वीडियो है हिंदी मीडियम क्लासेस के लिए, यहाँ लिख देता हूँ हिंदी माध्यम। इससे पूर्व में हमने 2 चैप्टर आपको पढ़ाए थे, और उन 2 चैप्टरों में हमने थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। जनन भागों में किस प्रकार का होता है, लैंगिक या अलैंगिक, 2 प्रकार से होता है। ओके, तो इसके क्रम में ही नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये चैप्टर अपना तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है परागण। ओके, परागण को समझने से पहले हम पिछले 2 जो चैप्टर हमने पढ़े हैं, उन दोनों चैप्टरों को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करने के लिए ध्यान दीजिए, पिछले 2 जो चैप्टर हैं हमने पढ़ा था फ्लावर के बारे में। एक जो फ्लावर होता है उसमें क्रम से 4 पार्ट होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पहला जो चक्र होता है, जो सबसे बाहर होता है हरे रंग का, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दलकुंज। ओके, और इसकी एक इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है, राइट। दूसरा जो चक्र होता है, जो कि अक्सर रंगीन होता है, ठीक है, ज्यादातर पुष्पों का जो रंगीन अट्रैक्टिव जो पार्ट होता है, वो जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? दलकुंज कहलाता है, यानी कि कोरोला कहलाता है। ओके, और दलकुंज की जो एक इकाई होती है वो दल कहलाती है, यानी कि पेटल कहलाती है। क्या कहलाती है? पेटल्स। ओके, तीसरा जो चक्र आता है वो पुमंग कहलाता है, यानी कि एंड्रोशियम कहलाता है। और एंड्रोशियम जो होता है उसकी एक इकाई जो होती है वो कहलाती है पुंकेसर। क्या कहलाती है? पुंकेसर। और चौथा जो चक्र होता है वो होता है जाम्यांग, यानी कि गायनोसियम। और गायनोसियम की जो एक इकाई होती है वो स्त्रीकेसर, या फिर आप इसे कहें अंडक कहलाती है, राइट। ये दोनों जो होते हैं सहायक भाग होते हैं किसी भी पुष्प के बाह्य, और ये जो होते हैं ये जनन भाग होते हैं। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों के दोनों जनन भाग हैं, और ऊपर वाले जो दो हैं वो सहायक भाग होते हैं किसी भी पुष्प के, राइट। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, दोहरा रहा हूं, परागण को समझने में मदद करेंगी ये चीजें आपकी। अब बात करते हैं ये दोनों बाह्य यानी कि सहायक भाग हो गए। इसके जनन भाग जो होते हैं उनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर, 2 चीजें मोस्टली होती हैं। अंडक को हम स्त्रीकेसर भी कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले भी। दोहराने का मतलब क्या है कि परागण की जो परिभाषा होती है वो इन्हीं 2 चीजों पर डिपेंड है, पुंकेसर स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर पुंकेसर। ओके, गुड, ये 4 चीजें आपको पता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि जो पुंकेसर होता है, जो कि नर भाग होता है, यानी कि नर जन्मांग होता है। और इस नर जन्मांग के अंदर जो होते हैं क्या निर्मित होते हैं, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, पुंकेसर की स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक जो पुंकेसर होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ऊपर वाला जो भाग होता है इसका परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकोश। और नीचे वाला जो भाग होता है वो ऊतक कहलाता है, राइट। ऊतक यानी कि फिलामेंट कहलाता है। ऊपर वाला जो भाग होता है वो एंथर कहलाता है, परागकोश कहलाता है, राइट। ये जो ऊपर वाला भाग है जिसे हम
परागकोश के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? परागमात्र कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? परागमात्र कोशिका। ठीक है, ये परागमात्र कोशिकाएं जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनाती हैं, यानी कि परागकणों का निर्माण करती हैं। अर्थात मोस्टली परागकण कहां बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। ठीक है, स्त्री केसर की अगर बात करें तो स्त्री केसर जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ऊपर की जो संरचना होती है प्याले नुमा होती है। ठीक है, इस प्याले नुमा भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। नलिका नुमा संरचना होती है स्टाइल यानी कि वर्तिका कहलाती है। और नीचे का भाग जो होता है ओवेरी यानी कि अंडाशय कहलाता है। ठीक है, ये चीजें समझनी जरूरी है। ये स्त्री केसर है और ये पुंकेसर है। आ गया ध्यान? ओके, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो अपना टॉपिक है, टॉपिक है अपना परागण। सबसे पहले इसकी परिभाषा कि परागण जो होता है वो किसे कहते हैं? परागण होता है पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। पुंकेसर के परागकोश से परागकण कहां बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। जब परागकोश मैच्योर हो जाता है यानी कि परिपक्व हो जाता है तो वो फट जाता है, उसका स्फुटन हो जाता है और परागकोश के स्फुटन के पश्चात परागकण मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्त हुए परागकण जो होते हैं विभिन्न माध्यमों से, बहुत सारे माध्यम होते हैं, उन माध्यमों से अंदर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागकणों का इस प्रकार से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो परागण कहलाती है। समझ में आ गया? परागकोश से परागकणों का जो स्थानांतरण है परागकणों का स्थानांतरण विभिन्न माध्यमों द्वारा होता है। बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे क्या क्या माध्यम हो सकते हैं? जैसे जल, परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए जल के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, वायु के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, कीट हो सकते हैं बहुत सारे प्रकार के, या फिर पक्षी हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं, घोंगे यानी स्नेल हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि माध्यमों का कार्य करती हैं। क्योंकि समझने की बात यह है कि परिभाषा तो क्या कह रही है कि परिभाषा तो ये कह रही है कि परागकोश से परागकणों का अंदर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है वो परागण कहलाता है, राइट। लेकिन बात यह है कि परागकणों का जो स्थानांतरण है वो परागकोश से अपने आप होने वाला नहीं। कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि परागकोश परिपक्व हो गया तो अब ये खुद चलकर कहां जाएगा? अंडक तक जाएगा और उसके बाद कहेगा कि मेरे परागकण आप ग्रहण कर लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर परागकोश जब परिपक्व होता है उसके पश्चात वो स्फुटित होता है तो उसके पश्चात परागकण जो होते हैं वो बिखरते हैं। बिखरने के बाद उसके पश्चात ये परागकण जो होते हैं
किसी न किसी माध्यम से, या तो पुष्प के ऊपर बैठने वाले कीटों के माध्यम से, या जलीय पुष्प है तो मान लीजिए कि प्लांट जो है वो एक्वाटिक है तो उसमें जल के माध्यम से, ठीक है, ज्यादातर वायु के माध्यम से या कीटों के माध्यम से, खासकर मधुमक्खियों के माध्यम से। जैसा कि आप सरसों वगैरह में देखते होंगे लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, तो मधुमक्खियां जो होती हैं वो मकरंद को चूसने के लिए पुष्प पर बैठती हैं और उनके पंखों वगैरह पे परागकण चिपक जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे पुष्प पर जाकर बैठती हैं तो उसकी वर्तिका पर वो परागकण वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से जो परागकण होते हैं वो वर्तिका तक पहुंचते हैं। ओके, तो ये इसकी परिभाषा है, नोट कर लीजिए। देखिए नोट करने का एक जो तरीका होता है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं आप इसी तरह से नोट करेंगे। ये परागकण की परिभाषा है। आप अपनी एक फिर जो नोटबुक है वो तैयार कीजिए, उसमें ये सारी चीजें आप नोट भी करेंगे, और जब भी अपनी क्लासें लगेगी उस समय इसे नोटबुक को मैं चेक करूंगा। ओके, तो सभी से है, सभी के लिए कि आप इसे नोट जरूर करें। ये नहीं कि वीडियो देख गए और भूल गए, क्योंकि वीडियो जो होता है आज तो आपने देख लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन कल को आप नहीं देखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके साथ समस्या हो सकती है बाद में, तो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप सब आलसी हैं और बिस्तर में पड़े हुए जो है वो आप वीडियो देख रहे हैं और हो गया काम, चलो पीछा छूट गया, नहीं, तो अपनी पेन को भी लीजिए और लिखना भी शुरू करते रहिए। ओके, ये है परिभाषा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परागण के प्रकार। परागण के प्रकार, मोस्टली परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 स्वयं परागण, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है पर परागण। स्वयं परागण और पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। ओके, बात हम पहले स्वयं परागण की करेंगे। स्वयं परागण का मतलब क्या होता है? स्वयं परागण से क्या है? सबसे पहले हम स्वयं परागण को पढ़ते हैं। जैसा कि नाम ही है स्वयं परागण, स्वयं का मतलब स्वयं, ठीक है, खुद के ही परागणों से अगर कोई भी पुष्प जो है वो परागित होता है तो वह स्वयं परागण ऑटोगेमी का प्रकार होता है। परिभाषा क्या होगी? किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, इसे स्वयं परागण कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? स्वयं परागण। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि किसी एक पुष्प के परागकण, मान लीजिए कि ये कोई फ्लावर है, ठीक है, किसी एक पुष्प के कारण परागकण उसी पुष्प या तो इसके जो पुंकेसर जो है वो इसी की वर्तिका पर, यानी कि इसके जो पुंकेसर जो उनके जो परागकोश हैं उनमें निर्मित जो परागकण है वो जो परागकण है वो इसी पुष्प की वर्तिका पर गिरे, या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो कि एक जो या उसी पादप के, जिस पादप पर ये पुष्प लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये एक पुष्प है, ये एक प्लांट है और ये इसी प्लांट पर लगा हुआ दूसरा पुष्प है,
ठीक है। अगर ऐसा हो कि या तो ऐसा हो कि इसी पुष्प के परागकण जो होते हैं वो इसी की वर्तिका पर गिर जाए, या फिर ऐसा हो कि इसके जो परागकण हैं वो इस पुष्प पर आकर गिरे। यानी कि पुष्प चाहे दो हो लेकिन दोनों के दोनों एक ही पादप पर लगे होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो स्वपरागण कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्वपरागण कहते हैं। अगर हम प्रकारों की बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण जो होता है वो मोस्टली दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वयुग्मन, युग्मन यानी कि ऑटोगेमी। क्या होता है? ऑटोगेमी। स्वयुग्मन क्या होता है? जैसा कि आपने स्वपरागण की परिभाषा में दो चीजें लिखी हैं कि किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प, यानी कि यदि कोई भी जो पुष्प है वो अपने आप को ही परागित कर रहा है या फिर किसी दूसरे पुष्प को परागित कर रहा है जो उसी पादप पर स्थित है, तो इसी के आधार पर इसके दो प्रकार बना दिए गए, स्वयुग्मन और दूसरा जो होता है वो सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। ओके, सजात पुष्पी परागण। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पुष्प अगर स्वयं अपने ही परागकणों द्वारा परागित हो रहा है, ठीक है, कोई भी पुष्प जब स्वयं अपने ही परागकणों द्वारा परागित हो रहा है तो ये जो प्रक्रिया होती है ये स्वयुग्मन कहलाती है। ओके, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी पुष्प का अपने ही परागकणों द्वारा परागित होना क्या कहलाता है? स्वयुग्मन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी पुष्प का अपने ही परागकणों द्वारा परागित होना स्वयुग्मन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, इसका उदाहरण जो है आप अगर देखें तो इसका जो बेस्ट उदाहरण है वो है मटर। मटर यानी कि पीक पाइसम यानी कि जो धान मटर होता है जिस पर मेंडल के द्वारा अपने मेंडल की जो आनुवंशिकी के जो प्रयोग थे वो किए गए थे, तो मेंडल जो मटर होता है उसके अंदर किस प्रकार का परागण होता है? स्वपरागण होता है और वो भी स्वयुग्मन प्रकार का। ठीक है, गुड। इसके बाद दूसरा है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण का मतलब क्या होता है? जो नीचे वाली लाइन हम पढ़ते हैं कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प को छोड़ दें उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर, तो क्या परिभाषा लिखेंगे? किसी पुष्प के परागकण किसी पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित किसी अन्य पुष्प को परागित करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। राइट, क्या कहा गया है कि किसी पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित किसी अन्य पुष्प को परागित कर रहे हैं। यहाँ तो क्या होता है कि जो पुष्प
पुष्प है वो अपने ही परागकणों द्वारा परागित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पुष्प के जो परागकण है वो किसी दूसरे पुष्प को परागित कर रहे हैं, लेकिन वो पुष्प भी उसी पौधा पर स्थित होता है। ठीक है, तो इसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो जैसे मक्का यानी कि जिया जो मेज है वो, या फिर कुकुम्बर यानी कि जो मकड़ी वगैरह है, उनमें इस तरह का सजात पुष्पी प्रकार का परागण देखने को मिलता है। एक और चीज कि सजात जो पुष्पी परागण होता है वो आनुवंशिक रूप से अगर जेनेटिकली अगर देखें हम तो जेनेटिकली जो है सजात जो पुष्पी परागण होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, वो एक स्वपरागण होता है। ठीक है, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, पारिस्थितिकी रूप से देखा जाए तो कुछ वैज्ञानिक इसे परपरागण भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पुष्प चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे इसके प्रकार में पढ़ते हैं, स्वपरागण के प्रकार में ही पढ़ते हैं। ओके, तो ये तो हो गया क्या हमारे स्वपरागण के प्रकार और उनके एग्जांपल। स्क्रीनशॉट ले लो लिखने के लिए। गुड, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्वपरागण के अनुकूलन। बहुत बढ़िया टॉपिक है, स्वपरागण के अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। एडेप्टेशन फॉर सेल्फ pollination. Okay, adaptation for self pollination, स्वपरागण के अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि स्वपरागण जो होता है वो किन किन कंडीशन में हो सकता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन परिस्थितियां हैं जब केवल स्वपरागण ही होता है। तो स्वपरागण के जो अनुकूलन होते हैं उनमें पहला है कि पुष्प जो है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पहला जो है उभयलिंगता। ठीक है, पहला जो अनुकूलन है स्वपरागण के लिए वो क्या है, उभयलिंगता यानी कि बायसेक्सुअलिटी। ठीक है, बायसेक्सुअलिटी जो होती है उभयलिंगता, उभयलिंगता का मतलब क्या है, ऐसे पौधों के पुष्पों में पुमंग व जायांग दोनों स्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात पुष्प कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मटर। और आप जानते हैं कि स्वपरागण के लिए ये तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि एक चीज नहीं होगी तो स्वपरागण तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे जो रेयर कंडीशन है, जो सबसे आवश्यक, जो इनिशियल जो कंडीशन है वो क्या है, उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, और बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प। और इसका एग्जांपल हो सकता है मटर, मटर एक द्विलिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल का मतलब जैसा कि शब्द है समकाल पक्वता, समकाल पक्वता से मतलब क्या है कि जब उमंग और जायांग दोनों एक साथ परिपक्व होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें उमंग और जो जायांग होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक साथ परिपक्व होते हैं। यानी कि जो होमोगेनी होती है, होमोगेनी
पुष्पों में कुमन व जायान दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। एक साथ परिपक्व होते हैं, इसे हम समकाल पक्वता कहते हैं। यानी कि ऐसे पौधों के जो पुष्प होते हैं उनमें कुमक और जायान दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ऐसे जो पौधे होते हैं वो समकाल परिपक्व वाले होते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो होते हैं वो होमोगेमी प्रकार के होते हैं। होमोगेमी प्रकार के जो पौधे होते हैं ये। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करें इसके, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो मिराबिलिस यानी कि गुल अब्बास कहते हैं इसे हिंदी में। हम क्या कहते हैं? गुल अब्बास। ओके, या फिर कैलिडोप्सिस यानी कि सदा जो बहार होता है वो, इसके एग्जांपल हैं। और ये समकाल परिपक्व होते हैं। ठीक है, इनमें गुल अब्बास, मिराबिलिस में और सदाबहार में जो है कुमक और जायद जो है वो एक साथ परिपक्व होते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी परीक्षा में बोर्ड के जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है अनुन्य मिल्यता। क्या है इसे जरूर नोट करें, अनुन्य मिल्यता। चाहो तो आप इसे नोट के रूप में लिख सकते हैं, NOTE के रूप में। प्रकार तो ये तीसरा है लेकिन इसे आप इंपॉर्टेंट रूप दे सकते हैं, अनुन्य मिल्यता। अनुन्य मिल्यता का मतलब क्या है? अनुन्य मिल्यता का मतलब होता है ऐसे पौधों के पुष्प कभी नहीं खुलते हैं। ऐसे पौधों के पुष्प कभी नहीं खुलते हैं, यानी कि खिलना जिसे कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्लावर नेवर ओपन, अर्थात इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो कभी भी नहीं खुलते हैं, अर्थात हमेशा बंद रहते हैं। अर्थात हमेशा बंद होते हैं। और आप जानते हैं कि जब फ्लावर बिल्कुल बंद है, खिल नहीं रहा, उसके अंदर स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी स्थित है, तो पुंकेसर के जो परागकोश है वो परिपक्व भी होगा, उसमें परागकण भी बनेंगे और परागकण का स्फुटन भी होगा, परागकोश का स्फुटन भी होगा। और उसके स्फुटन के पश्चात परागकण जाएंगे कहां जाएंगे? क्योंकि फ्लावर तो बिल्कुल बंद है, तो परागकण अपनी ही वर्तिका पर गिरेंगे। तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है अनुकूलन का स्वयंपरागण के लिए, अनुन्य मिल्यता। इसे आप अच्छी तरह से याद रखिए कि ऐसे पौधों के पुष्प कभी नहीं खुलते, अर्थात हमेशा बंद होते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों को या ऐसे पुष्पों को हम अनुन्य मिल पुष्प या पौधे, अनुन्य मिल पौधे कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें तो उदाहरण अगर इसका देखा जाए, वायोला इसका एग्जांपल होता है वायोला। क्या एग्जांपल होता है? वायोला। या फिर कनकोआ भी एक इसका एग्जांपल हो सकता है, कनकोआ। ठीक है, वायोला और कनकोआ में अनुन्य मिल्यता देखने को मिलती है। अनुन्य मिल्यता फिर से बता देते हैं कि ऐसे पौधों के पुष्प कभी भी नहीं खिलते हैं या कभी भी नहीं खुलते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्लावर नेवर ओपन, अर्थात कैसे होते हैं? कैसे? ऑलवेज क्लोज्ड, हमेशा बंद होते हैं। वायोला इसका एग्जांपल हो सकता है या कनकोआ इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, हो गया। यहां तक हम स्वयंपरागण की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके अनुकूलनों के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो अपना आएगा उस वीडियो में हम
पर परागण को पढ़ेंगे, पर परागण के संबंधित अनुकूलनों को पढ़ेंगे, पर परागण की विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे दोहराइए, याद कीजिए इसे, और जो अपना चैनल है एपीएस वासनी उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो होता है उसे दबाइए, और उसमें जो नोटिफिकेशन वाला जो आता है उसमें ऑल को दबाइए, ताकि यहाँ से जितने भी प्रकार की जो वीडियो वगैरह हम डाउनलोड करें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और देता हूं कि मैं 25 तारीख से अपना खुद का एक जो है YouTube चैनल जिसका नाम होगा ASG बायो स्टडी, ये मेरा खुद का चैनल होगा ASG बायो स्टडी, जिसके अंदर मैं बायो से संबंधित कुछ कंसेप्ट छोटे छोटे जो कि आपकी बेसिक जो नॉलेज है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, उन्हें मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बाकी जो क्लासें हैं वो अपने इसी एपीएस वासनी वाले YouTube चैनल पर कंटिन्यू चलती रहेंगी, लेकिन कुछ छोटे जो कंसेप्ट होते हैं जिन चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको ASG बायो स्टडी जो है YouTube चैनल वो जो मेरा खुद का है, ठीक है, उसके ऊपर आपको पढ़ाना शुरू करूंगा 25 तारीख से, और उसे भी आप सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना दोस्तों के साथ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।